Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. जय हिंद. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. और हम थोड़ा सा रिलेशन का बचा हुआ पार्ट करेंगे, उसके बाद फंक्शन. ठीक है. और सैटरडे आते आते हम अपनी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तक, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तक कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. और कोशिश करेंगे कि संडे तक डिफरेंशिएशन भी हो जाए कि हम अगले वीक में इंटीग्रेशन कर सकें. देखिए यहाँ पर जो कैलकुलस है वहां पर प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस तो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, पर इन खासकर इन सब में इतना कोई थ्योरी पार्ट नहीं होता है बहुत ज्यादा. यहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं, और जैसे क्या होता है, डोमेन हुआ, रेंज हुआ, 1 1 1 2, इनकी थ्योरी तो छोटी छोटी है, पर इनके अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको हमें सीखना होता है. ठीक है. टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी. हाँ जी. और के लेक्चर्स आप लोग देख रहे हो, उसे देख रहे हो लेक्चर्स को प्रॉपरली? सब लोग देख रहे हैं कि नहीं यूट्यूब के लेक्चर्स को? पीडीएफ से लेक्चर्स को हर चीज अटेंड कर रहे हैं? टेस्ट आज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का आपको दिख जाएगा. टेस्ट सीरीज में दिखेगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन है ना, टेस्ट सीरीज में दिखेगा. 120 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. चलिए उसको प्रॉपरली आप देखा करिए. यूआईटी का पीडीएफ उसका एक टेलीग्राम है, उस पर मिलता है. उसको प्रॉपरली आप देखिए, जिसको भी टाइम मिल पा रहा है. कोई और कहीं व्यस्त है तो भी अलग बात है, नहीं तो प्रॉपरली आप उसे देखिए अच्छे से. वहाँ बहुत आपको फायदा मिलेगा. यहाँ पर भी हम जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऐप पर भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे. तुम टेंशन ना लो, बस प्रैक्टिस की टेंशन तुम लो ही मत. के बस जल्दी से सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टेंशन नहीं लेने का एकदम. ठीक है. और आप वीडियो को देखा करें तो कभी मन करे तो उसे शेयर भी कर दिया करें. ठीक है. और लोगों के पास भी वीडियो कम से कम जानी चाहिए, क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि एनडीए में बड़ी प्रॉब्लम है. बच्चे थोड़ा सा ना वो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं है. ठीक है. वो आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और पेपर मुझे यही नहीं समझ में आता कि तुम लोग क्यों नहीं पैटर्न देखते हो, पेपर देखते हो. जब कोई चीज तुम सीखते हो तो क्यों नहीं उसको अलग क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा के देखते हो. तो आपको पता चलेगा कि आप जो चीजें करते हो वो सही कर रहे हो कि नहीं. मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप मेरे पर आप अंधविश्वास करिए. ठीक है. मैंने बोला ही नहीं कभी आप मेरे पर ऐसा विश्वास करिए. मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी पढ़ाई हुई चीज के क्वेश्चंस के अलावा यदि आप क्वेश्चंस और लगा रहे हो और वो नहीं लग रहे हैं तो समस्या का विषय है, क्योंकि एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में नहीं होगा, आएगा. कोई भी दुनिया में, मैं कह रहा हूं, कोई 5,000 क्वेश्चन भी दे दे बेटा ना, उसमें से गारंटी ले ले कि 40 आएगा, तो फिर मैं समझ लो उसको जो मांगे वो दे दूंगा मैं, जो भी मेरे पास है. गारंटी ले ले एकदम. और फिर रिटर्निंग गारंटी भी होनी चाहिए कि वो नहीं होगा तो तुम मुझे दोगे. देखो कोई शर्त नहीं लगाएगा मेरे से. यदि मैं ये कह दूं कि कोई कहता है कि 40 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं आप 5,000 क्वेश्चन दीजिए, 5,000 बहुत होते हैं, आप गारंटी लीजिए कि 40 डिट्टो आएंगे, तो भी किसी की हिम्मत नहीं करेगी ये कहने की कि नहीं आएंगे आएंगे, और वो शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाएगा. नहीं, क्योंकि उसे भी बिलीव नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे. तो वही मैं कहता हूं कि कोई नहीं जानता है कि पेपर में क्या आएगा. इसीलिए पेपर जब जब बच्चा देता है ना, जिस दिन पेपर आता है, जो लोग दिए होंगे वो जानते हैं कि पेपर में
चीजें यार उल्टी पुल्टी आ जाती हैं, बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं। घर से खूब मजा मौज लेकर जाते हो, अरे उड़ा देंगे पेपर, ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे पेपर देखते हो ऐसा डर सा पैदा हो जाता है, पेपर एकदम अजीब सा खतरनाक सा दिखता है, पढ़ के कुछ और गए होते हैं, ठीक है, वहां तो पेपर एकदम इतनी लेंथ लेंथ वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख के आते हैं। उसी में डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन में दो दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनकी लेंथ इतनी बड़ी बड़ी है, ABCD, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, कितने प्रैक्टिस करो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस की तुम, बड़े बड़े आप देखोगे आपके एग्जाम में बहुत लेंदी लेंदी 3-3 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की कितनी प्रैक्टिस करते हो? देखा ना होगा कि 3 ऑप्शन आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट है, पहला सही है दूसरा सही, दोनों सही हैं, तो इस तरह के कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो आप? जब तक इनकी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, वो जो डर है ना, वो आपका मिटेगा ही नहीं। आप यदि लूसेंट बुक लगा के जाओगे और अचानक आपको पेपर मिल जाएगा NDA का, तो हालत खराब हो जाएगी देखकर, आपको ऐसा लगे यार कहां आ गए, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करिए और अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, जब अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे तो इजी क्वेश्चन तो अपने आप लग जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कल, क्या कहां तक हो गया था यार, एंटीसिमेट्रिक तक हो गया था ना, एंटीसिमेट्रिक तक हो गया था, ठीक है। अब एक बार कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। RS अग्रवाल जी की जो बुक है उसको लगाओगे तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि उससे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, तो नहीं है। कह रहा सर डरा रहे हो कि समझा रहे हो? फिर वही बात है, आप हल्के में लेते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं ना, वो होता है कि यार बस हम कर लेंगे कर लेंगे। यार ये ठीक है, ये होना चाहिए कि हम कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे वो जो तुम्हारी सोच होती है ना, उसमें मेहनत नहीं करते, वो गलत है। देखिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, लेकिन वो जो कर लेंगे ना, उसके लिए घूम कर नहीं कर लेंगे, उसके लिए मजे करके नहीं कर लेंगे। वो जो आप जरूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो पीछे की मेहनत है ना, वो करोगे तो कर सकते हो आप। जैसे मैंने कहा भाई एक बच्चे को कि तुम यार NDA क्वालिफाई कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो जज्बा कर सकते हो, अब वो कल चला गया वहां पर रेस्टोरेंट में मौज कर रहा है, पार्क में चला गया, तो थोड़ा ना वो फिर वो बात सही रह जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो जैसे आप फंक्शन में ना ये फॉग गॉफ पढ़ोगे ना, फॉग पढ़ोगे गॉफ पढ़ोगे, वैसे ही यहां पर R गिवन होगा, आपको एक रिलेशन गिवन होगा, एक रिलेशन S गिवन हो। जैसे वहां पर आप पढ़ोगे 2 फंक्शन गिवन होते हैं। सर आपके YouTube के प्रैक्टिस सेशन का नाम क्या है? नाम बताओ, यही नहीं पता। डिफेंस खान GS को जाइएगा, वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो R आपका रिलेशन हो गया और S ये 2 टाइप के रिलेशन है, ठीक है। बेटा अच्छी बुक कोई NDA की आती ही नहीं है। अब बताओ मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अच्छी बुक कोई भी अच्छी बुक नहीं आती है। मतलब प्रॉपर आप देखोगे जो आपका एग्जाम का लेवल है उसके अनुसार कोई बुक आती है मार्केट में, तो नहीं है, कोई नहीं है। आप सोचिए, यदि आप ये कहते हो कि RS अग्रवाल की बुक है, तो उसमें कितने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन की लेंथ देखिए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन की लेंथ देखिए, तो वो भी नहीं है। आप जितनी भी बुक्स उठाओगे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो कोई बुक उस लेवल की बनी ही नहीं है NDA के लिए। पाथ फाइंडर बनी है तो वो टफ है, पर उसमें क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा मात्रा नहीं है जितनी होनी चाहिए, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। तो बुक अच्छी है पर कम क्वेश्चंस हैं। उतने कम क्वेश्चंस करके आप मैथ अच्छा नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स को अच्छा करना है तो क्वेश्चंस का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है
ये नहीं है कि सत्यनारायण भगवान की कथा है कि कथा सुन ली अब तो मस्त है। आपको क्वेश्चन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और वो दायरे के लिए आपको दूसरी बुक, आपको कम से कम देखो, आपको PYQ लगाने हैं, मैं जो आपको DPP दे रहा हूं वो लगाने हैं। ये दो चीजें लगानी है, उसके बाद जो टेस्ट होते रहते हैं उनको लगाना है, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस का दायरा बढ़ाना है। आप RS अग्रवाल जी की बुक जो है उसको देखिए और ये अपने PYQ देखिए, आपको पता लगेगा ना यार। अब जैसे पाथ फाइंडर बुक्स में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं, उसमें 20-30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन एक्सरसाइज में मुश्किल से, उससे कुछ होगा थोड़ा ना। हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का मतलब यह है कि आप पता क्या करते हो, बस आंसर ला ला के आंसर ला ला के आंसर ला ला के खुश होते रहते हो। यही तो गड़बड़ है। आप क्वेश्चंस को आंसर मत लाइए कि बस केवल आप आंसर लाने की फिराक में रहते हो। आप, मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस लगाने का मतलब है कि ये नहीं है कि आप 500 क्वेश्चन लगाइए और आप किसी भी क्वेश्चंस के मतलब नहीं समझ रहे हो, केवल बस आंसर लाने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी मेथड लग रहा है। इससे क्या है, आपको तुरंत तो अच्छा लगेगा वो, लेकिन आप भूल जाओगे, वो भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। जब तक किसी चीज में लॉजिक ना हो ना तो वो चीज याद नहीं रहती है। आप देखिए, आपको वही चीज याद होगी आज तक जो आपने समझी होगी, एक भी रट्टी हुई चीज आपको याद नहीं होगी, एक भी रट्टी हुई। एक बात बताओ, तुम जिस 8वीं क्लास में तुम कितना, 8वीं क्लास में जो तुम मान लो 90% पाए होगे, आज ही वही पेपर उठा के दे दूं, वो तो वही हिंदी के पेपर में तुम 10 पास नहीं होगे जो तुम 100 में 90 नंबर लाए होगे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें आपने रट्टी थी, उन पर कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। और जो लॉजिकली चीज पढ़ते आ रहे हो वो अभी तक याद है, या फिर जो रट्टी भी है जिनका बार बार इस्तेमाल करते हो वो याद होता है। पेपर में पता कंफ्यूज कौन होता है बच्चा, जब जो किसी चीज को केवल एक बार पढ़ता है, वो पढ़ता ही नहीं है। जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना किसी चीज को, तब वो एग्जाम में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ याद रहेगी। और क्या करोगे आप? विकास यादव कह रहा है सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या कर दूं, तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता। टेंशन ना लो, एकदम ऐश करो, जाकर घूमो फिरो, कोई किताब उताब नहीं लगानी तुम्हें। तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ खड़े हो, मेरे से पढ़ रहे हो तुम। किससे पढ़ रहे हो पता है तुम्हें? किससे पढ़ रहे हो? अपने बारे में बताऊं मैं तुम्हें, कहां से पढ़ाई करी है मैंने, क्या पढ़ा है मैंने? केवल मेरी शक्ल देख लोगे सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम के दिन केवल मेरी बातें सुन लेना, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। सबका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रुकेगा इस भारत में, सबका NDA में होगा। चाहे 1 लाख लोग आ जाएं, सीटें भले 8,000 हो, सबका मैं करा दूंगा जो मेरे से पढ़ेगा। चलो ठीक है, अच्छा लगा अब, ये अच्छा है, अच्छा है ये। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन में कि मैं कहां से पढ़ा हूं, मुझे कितना आता है, मैं कितना बढ़िया पढ़ाता हूं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। हां, ये आपकी जो रास्ते चलना, जो रास्ते पर आप चल रहे हो ना, उसमें शायद मदद हो सकती है इससे, लेकिन रास्ते पे तो आपके ही चलना है। यदि मैंने बताया कि इस रास्ते में कांटे हैं, कहीं पर आग भी मिलेगी रास्ते में, तो कैसे चलना है ये वही, यही बस मैं सिखा रहा हूं। और यदि आप रास्ते पर गए और आप आंखें बंद कर ली और कांटे पर पैर डाल दिया तो गलती आपकी। आग से बच नहीं पाए, आग में कूद गए तो गलती आपकी। तो मैं केवल आपको रास्ता दिखा रहा हूं, चलना तो आपको ही है।
तो जो उस रास्ते पर सिस्टमैटिक तरीके से चलेगा, जो जो भी मैंने बताया, वो जरूर सफल होगा, और जो नहीं चलेगा वो नहीं होगा। ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है, कि आप मेहनत करिए, आप, ठीक है, मेहनत करिए, ज्यादा सोचिए मत। जरूरत से ज्यादा सोचना, देखिए हर एक बच्चे के दिमाग में, आपको मैं बता दूं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सब यही सोच रहे होंगे मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन सत्य बात यह है कि उनमें से कुछ ही लोग खुश होंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, सब नहीं होंगे। सब मोटिवेट हैं इस दुनिया में कि सबका होगा सिलेक्शन, मेरा होगा सिलेक्शन, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ये होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन आप खुद ही करवा सकते हो, मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत करिए। और जरूरत से ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो फिर परेशान होंगे। जरूरत से ज्यादा यदि आप ये सोचेंगे कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप हमेशा परेशान रहोगे तैयारी में। उस चीज के बजाय आप इस पर फोकस करिए कि यार मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है, एक एग्जाम है मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। ज्यादा नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा सोचोगे तो परेशान हो गया। बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस की। और मेहनत करिए, बिना मेहनत के किसी का नहीं होता बेटा, ठीक है, क्योंकि दुनिया में आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका होगा। आप मुझसे पूछते हो कि सर PYQ लगा लें सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो सभी लोग PYQ लगा के रखे हैं तो क्या हो जाएगा आपका सिलेक्शन? तो मैं कैसे बोल दूं? बट आप सोचिए ना, ये तो प्रैक्टिकली है ना। आपने कहा PYQ लगाने से हो जाएगा। अब इंडिया में तो बहुत सारे बच्चे हैं, सबने PYQ मान लो लगा के रखा, तो क्या सबका हो जाएगा? मैं बोल दूंगा आप PYQ के अलावा कुछ पढ़ोगे ही नहीं, PYQ के अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे ना, तो ये गलत है ना। तो इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं ऐसा बोल दूंगा तो तुम अपनी पढ़ाई इतने पर रोक दोगे, जो कि गलत है। चलिए रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन देखो, आर जो रिलेशन होगा वो A से B में होगा, और S जो रिलेशन होगा वो B से C में होगा। आर जो रिलेशन कहां होगा? A से B होगा बेटा, ठीक है। S जो होगा वो B से C में होगा। S क्या होगा? B से C में होगा, ठीक है, ठीक है। मेहनत करिए, मेहनत करिए, ज्यादा सोचिए मत। किसी का भी होगा, जो मेहनत करेगा सबका होगा, मेहनत करेगा, औरों से मेहनत जो ज्यादा कर लेगा सबका हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी मेहनत पर केवल विश्वास रखिए, जितना हो सकता है अपना कर्म करिए ज्यादा, ठीक है, फल की इच्छा मत करिए, ठीक है। चलिए, आर रिलेशन A से B में है, S रिलेशन B से C में है। तो यदि आपको SOR जो होगा वो याद रखिएगा, कहां से कहां होगा? A से C में होगा। कहां से कहां होगा? A से C में होगा, ठीक है। SOR क्या होगा? A से C में होगा। यदि SOR निकालने को आता है आपसे, तो वो कहां होगा? A से C में होगा। और ROS कहां से कहां होगा? वो C से A में होगा, वो C से A में होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं इसका क्या मतलब है। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, A बराबर 1 2 3, एक एग्जाम्पल है ये R। अब इसको मैं समझा देता हूं। B आपके पास XY है, और C क्या है आपके पास? ABC। ये आपके पास A है, ये आपके पास B सेट है, एक आपके पास C सेट है, ठीक है। R रिलेशन आपके पास ये है, देखो R रिलेशन ये है, S रिलेशन ये है, ये R रिलेशन है, और ये क्या है आपका? S रिलेशन है, ठीक है। ये R रिलेशन, ये R रिलेशन है बेटा, ये S रिलेशन है। अब आपको पता क्या देखना है आपका? यदि आपको SOR निकालना है,
यदि आपको SOR निकालना है तो आपको यह देखना है कि जो B का एलिमेंट है, जो B का एलिमेंट है X, वो ये जो B का एलिमेंट है X, वो A के साथ किसके साथ संबंधित है? A के साथ किसके साथ संबंधित है ये X? बताइए, इसमें इस रिलेशन में किसके का साथ है? 1 के साथ है। अब ये X आपका S में किसके साथ है? A के साथ है ना, तो फिर SOR में 1, A होगा। SOR में क्या होगा? 1, A होगा। ध्यान से समझिए बेटा, वो कंपोजिशन बस बताने का तरीका है SOR का मतलब, ठीक है। अब देखिए, एक X है, X किसी और के साथ संबंधित है क्या? X किसी और के साथ R में है क्या? नहीं है ना, तो X की कहानी खत्म। Y की कहानी उठाओ, Y R में किसके साथ संबंधित है? 1 के साथ। Y किसके साथ है? 1 के साथ है, ठीक है। Y किसके साथ है? 1 के साथ है। अब S में आपका Y किसके साथ है? S में किसके साथ है? आपका B के साथ है। तो फिर 1 और Y कट गया, 1, B भी SR में होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? पहला आपको यहां से लेना है, मतलब सॉरी, पहला आपको जो एलिमेंट आपको B के ही उठाने हैं कि B के कितने इससे संबंधित हैं और वो B S में कितने संबंधित है। देखो, अब जैसे मान लो आपने Y उठाया था, तो Y इसमें 3 से भी तो था, 3 से भी तो रिलेशन था Y का, Y का 3 के साथ भी रिलेशन था और Y का B के साथ भी है, तो Y का B के साथ भी है, तो Y कट गया, 3, B भी इसके अंदर होगा, ठीक है। और देखिए, Y का 3 के साथ है, Y का 3 के साथ है और Y का C के साथ भी है, इसका मतलब 3, C भी आपका SOR के अंदर होगा, ठीक है। तो ये सब आएंगे, ठीक है। ये SOR का मतलब हो गया। तो B के एलिमेंट उठाने हैं आपको ये देखना है, यदि SOR उठाना है तो B का एलिमेंट X A में R में किसके साथ संबंधित है? यदि X का 1 के साथ है तो फिर आपको S में देखना है इसका किसके साथ है, तो वो 1 और A का हो जाएगा, ठीक है। SOR बाकी हम क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आएगा आपको। अब आपको देखो, कुछ रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं और क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएगा। क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, कोई छूटे भी है क्या इसमें? एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ छूटे भी हैं क्या? एक बार कुछ देखें, कुछ छूटे तो नहीं है। X का 1 के साथ है, कुछ शायद छूट गए हैं। X का 1 के साथ है तो X का, अच्छा B के साथ भी तो है। एक मिनट, और लग रहा है छूटे हैं कुछ। देखो, X का 1 के साथ है और X का A के साथ है, तो 1, A होगा। एक तो चलो बता दिया मैंने, X का 1 के साथ है, X का B के साथ है, तो 1, B चलो यहां भी हो गया। और कोई है क्या? और तो इसमें नहीं है, ओके। और देखते हैं एक बार, Y का 1 के साथ है और Y का B के साथ है, तो 1, B होगा। ये तो समझ में आता। Y का 1 के साथ है और Y का C के साथ है, 1, C भी तो होगा बेटा इसमें। 1, C नहीं लिखा ना मैंने, देखो 1 का Y का 1 के साथ है और Y का B के साथ था, Y का C के साथ भी तो था, तो 1, C भी तो आएगा इसमें, वो नहीं लिखा था मैंने। ये हो गया। और बताओ, Y का 2 ही के साथ था, तो 2 इसके साथ बनेंगे, 2, 2, 4, 6 बनने चाहिए ना हमारे, ठीक है। अच्छा देखो, 3 का Y के साथ था और Y का B के साथ था, 3, B भी लिख दिया मैंने, 3, B लिख दिया मैंने, ठीक है। 5। अब देखो, 3 का Y के साथ है, Y का C के साथ है, 3, C, बस इतने ही होंगे। 1, C नहीं लिखा था मैंने, 1, C छोड़ दिया था, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके। चलिए, बस आपको याद रखना है कुछ चीजें। 3, C हो गया बेटा, 3, C हो गया, 3, C हो गया। अब आपको देखो याद रखने हैं कुछ चीजें, जैसे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? n है।
तो बताओ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? एन स्क्वायर। भाई किसी सेट पर नंबर ऑफ रिलेशन क्या है? एन के बराबर है। ठीक है, तो पहली चीज, ये पहला पॉइंट है, और ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या हिंदी बताना मुझे, इसमें काय की हिंदी चाहिए तुम्हें? काय की हिंदी, का हिंदी में लिखे हैं ये बताओ, इसमें का हिंदी में लिखे हैं ये बताओ मुझे, तुम ही बता दो। काय हिंदी चाहिए इसमें, काय की हिंदी चाहिए। तौसीफ राजा जी, काय की हिंदी लिखे हैं इसमें ये बताओ। लेट की हिंदी लिख दें? बिकॉज की हिंदी चाहिए? काय की हिंदी, काय की हिंदी बताएं ये तो बताओ। ठीक है, पहला वाला देख, ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? यदि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? देखिए इन सबके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन हम प्रूफ नहीं डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक, ए में यदि एन एलिमेंट्स हैं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि एन है, तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे? तो वो एन इंटू एन होगा, वो एन स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ए क्रॉस ए में यदि एन स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, तो ए से ए मतलब संबंधों की संख्या क्या होगी इस केस में? संबंधों की संख्या क्या होगी भाई? रिलेशन कहां से कहां तक होगा? यदि रिलेशन ऑन द सेट ए है, इसका मतलब रिलेशन ए से ए है। रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब, ठीक है सर, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना? ना ना ना, नहीं होगा। ठीक है, संबंधों की संख्या कितनी होगी? सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। संबंधों की संख्या कितनी होगी? केवल तुम्हें सिलेबस की चिंता होती है। एक काम करता हूं मैं, डोमेन बता देता हूं, एक क्वेश्चन, रेंज एक क्वेश्चन, 1 एक क्वेश्चन, ऑन टू एक क्वेश्चन, एक पीरियोडिक फंक्शन एक क्वेश्चन, एक ऑन टू एक एक कंपोजिशन का एक क्वेश्चन, एक इवन और ऑड का एक क्वेश्चन। ठीक है, और खत्म कर देता हूं 10 मिनट में, फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। क्या यार, केवल ये सब छोड़ देता हूं, एक काम करता हूं, फंक्शन पढ़ाता हूं, आधा चीजें छोड़ देता हूं, और चैप्टर कंप्लीट बोल के लिमिट वाला पढ़ा देता हूं, वो भी कंप्लीट बोल के जल्दी छोड़, आधा छोड़ के कंप्लीट करके 2-3 दिन में सिलेबस कंप्लीट बोल देता हूं मैं। अच्छा लगेगा? ए क्रॉस ए के कितने सबसेट्स होंगे? ये कौन है? ये किसने बोला सिलेबस कंप्लीट का? ये बताएगा मुझे। विकास बताओ, विकास बताइए, विकास जी बताइए, ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या क्या होगी? सॉरी, संबंधों की संख्या क्या होगी? ठीक है भैया, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करके। ये दुनिया को देख रहे होगे तुम, वहां कंप्लीट हो गया, यहां कंप्लीट हो गया, ये नहीं देखोगे कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी साथ में पहले से मैं कराते आया हूं, वो नहीं देखोगे हैं? जैसे तुम देखते हो ना, ये भी देख लिया करो। संबंधों की संख्या तो 2 की पावर एन स्क्वायर होगा, जितने सबसेट्स होंगे, जितने सबसेट्स होंगे, जितने सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस ए के सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर होगा, उतने ही रिलेशन होंगे। तीसरा, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी रिफ्लेक्सिव की? तो 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस होगी। देखो इसके प्रूफ होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा समझाने में। ठीक है, सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी? ये आपको याद रखना है। संबंधित संबंधों की संख्या 2 की पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 होगा। ये सब याद रखना है आपको। क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, सममित संबंधों की संख्या। ठीक है, ये याद रखना है, आपकी जिम्मेदारी है कि मान लीजिए रिलेशन किसी एक सेट पर डिफाइन है,
रिलेशन किस पर है? किसी एक सेट पर डिफाइन है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब रिलेशन कहां से कहां तक है? ए से ए है। इसका मतलब रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, ए क्रॉस ए कितना होगा? सबसेट होगा। ठीक, अब ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इन सब की प्रूविंग होती है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है प्रूव करना। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है, उसकी याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे कि R1 और R2, ये दो क्या है? R1 एंड R2, ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा? और R1 यूनियन R2 क्या होगा? देखिए, ये हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा, याद रखिएगा। और R1 यूनियन R2 नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2, ये क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा हमेशा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, जैसे R1 है और R2 है, दो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो फिर R1 यूनियन R2 जरूरी नहीं है इक्विवेलेंस होगा, पर R1 इंटरसेक्शन R2 जरूर होगा। इन सब की प्रूविंग होती है, लेकिन प्रूविंग नहीं हम करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम प्रूविंग करेंगे। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि R यदि आपका इक्विवेलेंस है, R इक्विवेलेंस है, तो R इनवर्स भी आपका क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। ये चीज याद रखनी है। R यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है, तो R इनवर्स भी होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हो सकता है स्टेटमेंट में ये सब चीजें आ जाएं। ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट में ये चीजें याद हो जाएं। बेटा पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ो। आधी चीजें पढ़ पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करने का जल्दी जल्दी कोई मतलब नहीं होता है। यदि आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे तो रिवाइज करने का क्या फायदा? जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तब चीजों को रिवाइज करते हैं। ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़कर रिवाइज करने जाओगे। जब पढ़ के नहीं जाओगे तो रिवाइज काहे का करोगे? आधा सिलेबस छोड़ दोगे और फिर उसको रिवाइज करोगे क्या? काहे का रिवाइज करोगे जो पढ़े ही नहीं तुमने उसको? अच्छे से पढ़िए। जितना मैंने कराया है उसके बीच में आपको समय मिलता है। यदि मैं बताओ चार दिन में सारा करा दूं तो आपको प्रैक्टिस का समय मिलेगा? नहीं मिलेगा ना प्रैक्टिस का समय। तो फिर फायदा क्या होगा? आप चैप्टर करते रहिए, आपके पास समय है, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। काम तो आपका चल ही रहा है। अब जल्दी से कंप्लीट करके क्या मतलब है? आधी थ्योरी छोड़ दूं क्या? ये सब पढ़िए, ज्यादा परेशान मत होइए। सर एंटी सिमेट्रिक बता दो। एंटी सिमेट्रिक कल बताया तो था मैंने, कल बता दिया है बेटा। क्लास किया करो प्लीज, प्लीज क्लास किया करो पूरे अच्छे से। तो ये आपका क्वेश्चन, ये सब थ्योरी कंप्लीट हो गई है और इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे जल्दी ही। ठीक है, इस पर हम जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। अब ये थ्योरी कंप्लीट है आपकी। ओके, इस पर प्रैक्टिस सेशन में आपको एक्स्ट्रा क्लास में कल कोई ना कोई टाइम देखकर एक्स्ट्रा क्लास में मैं कल रिलेशन पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ज्यादा परेशान मत होइए, साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, विकास जी एंटीसिमेट्रिक बता चुके हैं जहां तक मुझे याद है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर। थोड़ा सा ये गड़बड़ चैप्टर है, थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा लगेगी इसको समझने के लिए। ठीक है, अच्छा ये तुम्हें इस बात से मोटिवेशन नहीं मिलता कि लोग जो चैप्टर आपको ये कठिन लगते हैं
आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको पढ़ लेते हैं। ये मोटिवेट नहीं करता आपको कभी? ये चीज मोटिवेट नहीं करती है? भाई आपकी मोटिवेशन उस फील्ड में ज्यादा बेहतर होगी ना बेटा। अब भाई कोई क्रिकेटर है, वो मोटिवेट करेगा तो वो तो बस यही करेगा, मेहनत करो। लेकिन आपको मोटिवेशन आपकी फील्ड का देखिए। यदि आप कोई चैप्टर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये सोचा करिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो क्या उनके पास अलग, भगवान ने उनको अलग बनाया है? नहीं ना। इसका मतलब मैं भी सीख सकता हूं। यदि वो सीख सकते हैं तो उनको सारे फॉर्मूले याद है, तो मुझे क्यों नहीं याद है? तो यहां से लीजिए मोटिवेशन। बहुत सारे इस तरह के मोटिवेशन बनेंगे कि क्यों नहीं मैं कर सकता। यदि एक बच्चा भी 200 ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता 200? क्या मैं पागल हूं? नहीं ना। यदि मैं पागल नहीं हूं तो वो ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फलन के बारे में, ठीक है? अब ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को। फंक्शन क्या है? देखिए, फंक्शन जो होता है वो रिलेशन, फंक्शन जो होता है वो सबसेट होता है रिलेशन का। रिलेशन का ही एक सबसेट है। और रिलेशन किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का। ये जो फंक्शन होता है वो रिलेशन का ही एक सबसेट है। मतलब उन रिलेशन में से काम कोई ना कोई एक सबसेट उठाएंगे तो एक टाइप का फंक्शन बन जाएगा। तो जैसे कि आप आर पढ़ते हो रिलेशन ए से बी, आप रिलेशन क्या पढ़ते हो? ठीक है, रिलेशन कहां से? देखो, रिलेशन आप पढ़ते हो ए से बी, तो रिलेशन तो ये भी होता है, जैसे मान लीजिए ए में 1 2 3 है और बी में क्या है आपका 4 5 6 है, और मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं 1,4 1,5 2,4 और 2,6। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिलेशन ये डिफाइन किया, ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन किया, तो ये रिलेशन आपका जो होगा, जितने भी इसके रिलेशन बनेंगे, देखो ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन बनेंगे? 3 इंटू 3। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स। इसका मतलब इसके रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर 9 नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे कि नहीं? बताइए जल्दी से मुझे। संबंधों की संख्या कितनी बनेगी? 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। अब एक कह रहा स्लो मोशन में पढ़ाइए, एक कह रहा जल्दी नहीं होता। क्या करूं मैं? सर पर पत्थर मार लूं मैं अपने? हैं? ये वही वाली बात हो गई, ठीक है, कि कह रहा है कि काम जल्दी खत्म होना चाहिए पर तेज नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है और जल्दी हो जाना चाहिए। देखो, रिलेशन ए से बी है भैया, इसमें कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं बता रहा हूं जो मैंने आपको नहीं पहले बताई है। कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं बता रहा हूं जो मैंने आपको पहले नहीं बताई है। जब कम से कम उसको तो जल्दी से बताऊंगा यार, जो पहले बता चुका हूं। कितना होगा? 512। कितने होंगे? 512 रिलेशन बनेंगे इसमें। अब उस रिलेशन में से कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन बन जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का एक सबसेट होता है। जितने भी आपके रिलेशन बनेंगे उनमें से कोई एक, मतलब उसके सबसेट ले लेंगे उन रिलेशंस के, ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाएंगे? हमारे फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए। देखो, कह रहे रिलेशन नहीं पढ़ी हूं तो क्या फंक्शन समझ में? कुछ पढ़ते क्यों नहीं हो यार? छोड़ छोड़ के क्यों पढ़ाई करते हो तुम लोग? ठीक है, अब देखिए, ये एक रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन में क्या होता है मैं बता दूं, ठीक है।
यहां पर देखो रिलेशन में क्या होता है, यहां पर कोई एलिमेंट छूट गया, यहां पर कोई एलिमेंट छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में नहीं होना चाहिए। यदि मैं बोलता हूं कि ए से बी आपको फंक्शन लिखना है, तो इसका मतलब है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स थे 1 2 3 सबकी इमेज मिलनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि 1 4 से रिलेटेड है, 4 है, 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का रिलेशन 5 के साथ है, और 2 का रिलेशन 4 के साथ है, और 2 का रिलेशन 6 के साथ भी है। तो देखिए फंक्शन होने के लिए कई चीजों का जरूरी होता है, जैसे कि यहां ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का इमेज बनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस यहां के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। जबकि इसमें 1 तो किसी न किसी से रिलेटेड है, 2 किसी न किसी से रिलेटेड है, पर जो 3 है वो किसी से भी रिलेटेड नहीं है। 3 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, 3 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी? 3 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन तो नहीं है। आर इज नॉट अ फंक्शन। अब दूसरा और कारण भी है, दूसरे कारण भी देख लीजिए कि एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते, मतलब एक लोग का 2 लोगों के साथ संबंध नहीं हो सकता, फंक्शन मना करता है। रिलेशन क्या कहता है कि देखो एक आदमी 2 लोगों से रिलेटेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर फंक्शन मना करता है। फंक्शन ये कहता है एक आदमी एक ही से रिलेटेड होगा, ठीक है, एक की 2 इमेज नहीं बन सकती, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती। हां 2 की एक बन जाएगी, वो चलेगी। यहां पर 2 लोगों का संबंध एक से हो सकता है, ये चलेगा, लेकिन एक आदमी का संबंध 2 लोगों से नहीं हो सकता यहां पर, ठीक है। तो फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, इसके हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ आपका रिलेशन होना चाहिए यहां पर, या मतलब हर एलिमेंट की ये इमेज होती है, ठीक है। 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 4, ठीक है, हर एलिमेंट की इमेज होनी, 3 की कोई इमेज है नहीं है, ठीक, पहली चीज। दूसरी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही से वो रिलेशन होना चाहिए, 2 लोगों से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी होता है रिलेशन के लिए, फंक्शन के लिए, ओके। तो देखिए मतलब कहने का यदि f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b है, ठीक है, तो हम बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सभी x जो a के अंदर है। 2 का 1 के साथ कैसे होगा सर, 2 की 5 है बेटा, 2 का किसी के साथ नहीं है यार। अरे भैया ये लिखा है ना, एक डालने एक 1 से 4 आया है ना, ये 1 डालने पर 4 आया है उस फंक्शन में ना, और 1 डालने पर 5 भी आ रहा है। तो एक आदमी की 2 इमेज हो गई, ये इमेज हो गई जिससे रिलेशन में है, ठीक है। अरे भैया एक आदमी 2 लोगों से तीर बना हुआ है, तो 1 डालने पर 4 आ रहा है, 1 डालने 5 आ रहा है, तो एक आदमी दो से रिलेटेड है ना, एक का रिलेशन 4 के साथ भी है, एक का रिलेशन 5 के साथ भी है। ये फंक्शन को बर्दाश्त नहीं होगा, रिलेशन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में नहीं चलेगा। फंक्शन कहता है एक आदमी एक ही से होना चाहिए, एक का यदि 4 के साथ है तो एक का किसी और के साथ नहीं होगा, ये फंक्शन का कहना है, ठीक है। अब ये कहता है कि फंक्शन फ्रॉम ए से बी, यदि कोई फंक्शन है वो ए से बी तक है, जैसे रिलेशन होता था वैसे फंक्शन होगा ए से बी में। तो कहने का मतलब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे एक्स, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल का, सभी एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सभी एक्स जो ए के अंदर है, सभी एक्स जो ए के अंदर हैं, देयर एग्जिस्ट, इस ये जो साइन है वो देयर एग्जिस्ट का है। ऐसा लगता पहली बार जैसे मैथ पढ़ने आ गए हैं सब, ठीक है, पहली मेरी क्लास कर रहे हैं जीवन में मैथ की,
है कुछ नहीं। 11 12 मतलब ऐसा ना, किताब देखी ही नहीं है ऐसा लगा इन लोगों ने। कैसे पास हो गए हो यार 11 12, कैसे पास हो गए हो? हैं, नकल हो गई थी क्या पेपर में? हैं, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ एक्स बराबर वाई। जिसको डिफिनीशन नहीं याद करनी है मत याद करो, मैं आपको बता देता हूं कि यदि फंक्शन ए से बी में है तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी किसी न किसी से रिलेटेड होने चाहिए, पर एक का एक ही मिलना चाहिए। जैसे ये किसी एक के साथ होना चाहिए, ये इस समय फंक्शन है, इस समय ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि सबका जितने भी ए में एलिमेंट है सबकी इमेज मिल रही है, ये इमेज है। ये जो है जैसे मान लो ये ए बोलता हूं तो बी जो है एक ही इमेज है, ठीक है, तो ये फंक्शन है इस समय, ठीक। और ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन है? कौन बताएगा मुझे, क्या ये फंक्शन है? क्या इस समय ये फंक्शन है? ये जो भी आपका रिलेशन दिखा रहा है ये एक टाइप का रिलेशन है ए से बी में, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? भूल नहीं गए, पढ़े ही नहीं थे तुम, भूल गए सब। इतना कौन भूल जाता है कि कुछ याद नहीं आ रहा? ये नहीं है, नॉट अ फंक्शन। और चिंता किसको बोलते हैं? जैसे आज पढ़ाया जाने वाला था फंक्शन, तो घर से पहले से पढ़ के आते हैं। मैंने कितनी बार बोला है आपसे, घर से एक बार टॉपिक पढ़ के आया करो, लेकिन ये सब नहीं करोगे बेटा। अच्छे बच्चों के गुण आप अपनाते ही नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या तो ये। अच्छे बच्चों के गुण होते हैं जो पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है वो घर से अपने आप खुद रीड करके आते हैं बुक्स में से, जिससे उन्हें ज्यादा बेहतर समझ में आता है। ये स्टेटमेंट आप किसी से भी दुनिया में पूछ लीजिएगा, ये सही स्टेटमेंट है, तो ये करा करो जो सही चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि अब एक कह रहा वाई, तो उसने पूरी बात फिर से उसने नहीं सुनी। मैंने उससे कहा था कि हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, एक बेटा ये छूटा हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसकी इमेज नहीं मिल रही है कोई, वो किसी से रिलेटेड ही नहीं है उसमें। क्या ये फंक्शन है? जितना कम डाउट पूछोगे उतना जल्दी होगा। तुम बेकार बेकार के डाउट पूछते हो, मैं उसको समझाता हूं उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें यदि पहले से आएगी तो फटाफट उड़ा दूंगा मैं सिलेबस को। और तुम्हें ये सब चीजें भी बतानी पड़ती हैं दोबारा तिबारा, बार बार कहोगे रिवाइज करो, सर रिपीट करिए, तो फिर टाइम लगेगा ना रिपीट करूंगा तो ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है क्या? यस। मैंने बोला देखो फंक्शन के लिए क्या है कि सबकी इमेज मिलनी चाहिए, सब किसी न किसी से रिलेटेड होनी चाहिए, और एक आदमी दो से नहीं होना चाहिए। यहां पर कहां एक आदमी दो से, बताना। दो आदमी एक से है ना, एक आदमी दो से तो नहीं है। यहां पर है एक आदमी दो से रिलेशन में है, तो ये नॉट अ फंक्शन होगा, ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यदि फंक्शन ए से बी में है तो ए को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इनपुट, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम डोमेन, मतलब प्रांत। जो भी आप इनपुट डालते हो, जो भी आप ए के अंदर डालते हो इनपुट, ठीक है, वो क्या होता है ए, और बी क्या होता है सेट ऑफ
पॉसिबल आउटपुट, जिसे हम बोलते हैं कोडोमेन। जो आउटपुट पॉसिबल आउटपुट क्या है उसे बोलते हैं कोडोमेन। पॉसिबिलिटी क्या आउटपुट आने की उसे बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, बात समझ में आई? सेट अप ऑल इनपुट, ये डोमेन हो गया। और बी क्या हो गया आपका? बी हो गया पॉसिबल आउटपुट। और एक होता है आपका रेंज, परिसर, कई जगह परास भी लिख देते हैं। तो ये होता है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअली में क्या आता है उसकी बात हो रही है। सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल में क्या आ रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकली हम कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। जैसे किसी फंक्शन का यदि ग्राफ बना हुआ है तो वो किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। जैसे कोई ग्राफ बना है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है ऐसे, तो ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। ये पता करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, किसके पैरेलल? ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल। जैसे कि कोई ग्राफ बना था, आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो कितनी जगहों पर कट कर गई? 2 जगहों पर। तो कहने का यह मतलब है कि इस पूरे पर एक मिनट, इस पूरे पर क्या होगा? इस पूरे पर आप देखोगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करी है तो एक्स क्या होगा? यहां पर कांस्टेंट होगा। एक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कि 2 जगहों पर कट कर गई। ये बताइए कि एक्स पूरे पर यदि मान लीजिए ये वाला एक्स a,0 है, तो यहां पर a,y1 होगा और ये a,y2 होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। यदि इस पूरे लाइन पर x आपका a है, y एक्सिस के पैरेलल x कांस्टेंट होगा। x यदि कांस्टेंट है तो ये बताओ मुझे कि इस x, यदि मैंने ग्राफ बना था, मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ग्राफ 2 जगहों पर कट कर गई। तो कहने का मतलब है कि a पर फंक्शन की वैल्यू y1 भी आ गई, a पर फंक्शन की वैल्यू y2 भी आ गई। तो आप बोलोगे नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अरे भैया ये t है प्रभु। देखो एक यहां पर ना, ये देखो एक डंडी सी बनी हुई है, यदि आपको दिख रही हो, एक छोटी सी ऐसी बनी हुई है, बस वो बड़ी नहीं है। देखो वो बढ़िया से देखोगे, जूम जूम कर दूं मैं, ऐसे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब लग रही? आवाज नहीं आ रही क्या? क्लास नहीं चल रही? नेट गायब, खत्म? क्लियर हो गया? क्लियर? चल गई क्लास। मैं तो बंद करने वाला था, चलो अच्छी बात, रुका रह गया इतने देर, क्या करूं। चलो फिर, तो देखो एक आ गया ना। यहां पर देखो आपको क्या करना है, जब भी कभी ग्राफ बना हो और ये पूछे कि भाई आप ये किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, तो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। यदि वो ग्राफ को 2 जगहों पर कट कर गई, इसका मतलब सेम एक्स के लिए वाई की वैल्यू 2 मिल गई। 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर कट कर जाती है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। वो क्या होगा? किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा।
यदि वो दो जगहों पर कट कर जाती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, एक और मैं आपको ग्राफ बना दूं, जैसे मैंने ये बना दिया ये, तो क्या ये किसी फंक्शन का ग्राफ है? तो आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के पैरेलल, वो दो जगहों पर कट कर, फिर रुक गई क्या क्लास? फिर बफरिंग हो रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन एक्स एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस वाई एक्स के पैरेलल ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करनी है। यदि वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करो, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करता है, पॉइंट पर काटती है, तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। यदि एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गया तो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, बफरिंग हो रहा फिर से। देखो, आप, वही मैंने बताया कि कोई ग्राफ, जैसे ये ग्राफ बना था एक, आपने क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। यदि वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर गई, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गई, इसका मतलब है कि एक ही एक्स के लिए दो या दो से ज्यादा पॉइंट मिल गए। फिर रुक गया, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स मिल गया तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। आ रहा है? कह रहे चल रहा है, फिर चला जा रहा। हम्म। चलिए, हम्म, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कहने का ये मतलब है कि आप, यदि कोई ग्राफ बना हुआ है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, चाहे आपने पीछे वाले में एक लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के पैरेलल, यदि ग्राफ को दो जगहों पर कट कर गया, तो कहने का मतलब इस पूरे लाइन पर आप जानते हो एक्स से एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो एक्स मतलब सेम एक्स के लिए वाई अलग अलग मिल गया, तो सेम एक्स के लिए वाई अलग अलग मिल गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहां पर भी ऐसा हुआ, इस ग्राफ को देखिए, एक लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के पैरेलल, इस ग्राफ को दो जगहों पर कट कर गया, तो इसका मतलब है सेम एक्स के लिए दो वाई मिल गया, इसलिए वो फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। चलिए, ये सब तो समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम डोमेन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे, डोमेन निकालने के बारे में पढ़ेंगे और रेंज निकालने के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन और उनके ग्राफ, टाइप ऑफ फंक्शन और उसके ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और उसके ग्राफ पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है।
पहले क्या पढ़ेंगे हम? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन देखिए वो फंक्शन होता है जिसमें आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो और वो उसकी वैल्यू मान सी ही आएगी। तो ये इस टाइप के फंक्शंस का जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है, ठीक है। पर जो देखो ये एफ एक्स बराबर सी, इस टाइप का मतलब है यदि मैं इसके डोमेन, अब डोमेन में बता देता हूं क्या होता है। डोमेन हिंदी में बोलते हैं प्रांत, ठीक है। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन वैलिड हो, जिसके लिए फंक्शन क्या हो? वैलिड हो। एक्स की सभी वैल्यूज, की सभी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो? वैलिड हो, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। जिसके लिए फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। डोमेन क्या होता है? एक्स का वो मान, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। जिस जिस एक्स के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है उनको आप एक सेट बनाकर लिख दीजिए तो वो पूरा डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। जैसे आप साइन एक्स की जब बात करते हो, साइन एक्स की जब बात करते हो तो उसमें एक्स कुछ भी डाल सकते हो, साइन एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डोमेन क्या हो जाएगा उसका? रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको, कि नहीं पढ़ाया मैंने? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा चुके हैं कि नहीं? ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? एक्स की वो वैल्यूज, एक्स की वो सेट ऑफ वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो? एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स बराबर सी का मतलब ये हुआ यदि मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं जिसका डोमेन क्या है? यहां पर रियल नंबर। कहने का मतलब है इसका यदि मैं डोमेन रियल नंबर ले लूं, इसका मैं डोमेन रियल नंबर ले लूं, मैं एक्स कुछ भी डालूं, तो कांस्टेंट फंक्शन ये कहता है कि इसकी वैल्यू सी ही आएगी। चाहे आप 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, कुछ भी डालिए, 1/2 डालिए, कुछ भी डालिए, वो आपको सी ही देगा। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं एफ एक्स बराबर 3, अब मैं कहता हूं इसका ग्राफ बनाइए, तो कहने का मतलब है y बराबर 3 का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? y बराबर 3 का ग्राफ बनाना है। तो y बराबर 3 क्या होगा? y बराबर 3 क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल। y बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये y बराबर 3। इसका मतलब समझ रहे हो आप? हाँ, c कांस्टेंट है। आप कुछ भी x डालो आपको y की वैल्यू यही मिल रही है, ये 0, c है। चाहे आप x1 डालो तो भी वैल्यू ये x1, 0,3 x1, 3 होगा। यदि आप ये x2 वैल्यू डालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट x2, 3 होगा। मतलब इस पूरे लाइन पर x एक्सिस के पैरेलल है तो y क्या होगा? पूरे लाइन पर कांस्टेंट होगा। y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो y बराबर 3 मतलब एफ एक्स बराबर 3 का मतलब हुआ चाहे आप इसमें 1 डालिए तब भी 3 आएगा, 2 डालोगे तब भी 3 आएगा, 0 डालोगे तब भी 3 आएगा, √2 डालोगे तब भी 3 आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन ये होता है कि आप कुछ भी डालिए वो आपको सेम ही वैल्यू प्रोवाइड कराता है। सभी कोई भी रियल नंबर डालिए आपको ये सेम ही वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। मतलब निगेटिव डालेंगे तब भी भाई निगेटिव डालना। अच्छा बताओ, ये आप डाल रहे हो -1, -1, 0, तो -1, 0 पर भी तो y यही मिलेगा ना, तो -1 पर भी तो 3 मिलेगा। x बदलता जाएगा भाई, x तो आपका रियल नंबर है, आपका डोमेन तो रियल नंबर है, पर जो रेंज आया वो ये रेंज में तो केवल 3 आया ना आपके। तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इसका रेंज आएगा जिसे हम परिसर परास बोलते हैं, वो केवल एक ही वैल्यू आएगी c, केवल एक ही वैल्यू आएगी c।
तो कांस्टेंट फंक्शन का एफ एक्स बराबर 3, ये भैया एग्जाम्पल नहीं दिया, कह रहे एग्जाम्पल दे दो। और कौन सा दे दूं एग्जाम्पल? और ये दे तो दिया एग्जाम्पल। जैसे एफ एक्स बराबर 3 का मतलब क्या हो गया, कुछ भी एक्स डालिए उस y का मान, मतलब एफ एक्स, वाई और एफ एक्स एक ही चीज होती है। y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। चाहे आप कुछ भी एफ एक्स डालिए, y का मान कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा। कह रहा 4 नहीं डालेंगे, हे प्रभु सब डाल के दिखाऊं, सारा रियल नंबर, सारा रियल नंबर तो इनफाइनाइट होता है। तो बताओ तो, जीवन के आखिरी पल तक मैं तुम्हें डाल के दिखाऊं सारी वैल्यू, सब पर 3 आएगा। ठीक है, कुछ भी एक्स डालिए 3 आएगा, बस इतना स्टेटमेंट काफी होता है। उस पर यह जरूरत नहीं सोचने की ये डालूं वो डालूं ये डालूं, कुछ भी रियल डालिए वो 3 आएगा, बस इतना सफिशियंट है बोलना। जैसे मैंने ये कहा कि एक तुम बस इस घर से निकल के कहीं भी जाओ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, तब तुम ये नहीं पूछोगे कि सर वहां चला जाऊं, बनारस चला जाऊं। जैसे मैंने कहा कि क्लास से तुम निकलकर बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, बस क्लास से तुम बाहर निकल के जाओ, तो आप फिर ये नहीं पूछोगे मुझसे कि सर कहां जाऊं। मैंने क्या बोला, क्लास से बस निकल के चले जाओ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं जाइए उससे मुझे मतलब नहीं है। तो ये कहने का मतलब है रियल नंबर लेंगे बेटा, इमेजिनरी नहीं लेंगे, रियल नंबर लेंगे। आप कुछ भी डालिए वो 3 आएगा, इसका मतलब जो भी डालेंगे रियल वो 3 आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कह रहा सब आप कभी वाराणसी आए हैं? ये भगवान, तब वहीं रह के पढ़ाई करी है मैंने, बता रहे हो आए हैं कि नहीं? क्या यार तुम भी। एफ एक्स बराबर एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, यदि इसका डोमेन हम रियल नंबर लेते हैं तो इसका रेंज भी क्या होगा, रियल ही नंबर होगा। ठीक है, कि आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है कि आप जो डाल रहे हो वही फंक्शन उठा के दे दे। आपने 2 डाला, 2 डाला तो 2 दे दिया उसने। ठीक है, -1 डाला तो -1 दे दिया। ठीक है, 4 डाला तो उसने 4 दे दिया। ठीक है, -2 डाला तो उसने -2 दे दिया। √2 डाला तो उसने √2 दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो यदि आप 2 डालोगे तो 2 आएगा। सर आप पाकिस्तान गए हो? ना ना, मुझे कोई शौक नहीं है जाने का वहां पर। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो वही आपको आउटपुट मिल रहा है। जो भी इनपुट डाल रहे हो तो वही आउटपुट मिल रहा है। यदि आपने डोमेन में रियल नंबर डाला है तो फिर आपको रेंज भी रियल नंबर मिलेगा। इसका मतलब आपको रेंज भी आपको क्या मिलेगा, रियल ही नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके, रेंज भी क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। बात समझ में आई? ओके, बाकी फंक्शन के बारे में हम कल स्टडी करेंगे, अब टाइम हो गया हमारा। अब मैं सोचूं कि तुम्हारी क्लास को मैं एक साथ लंबी कब ले सकता हूं, सिवाय सैटरडे से पहले। क्या कोई संभावना है? इवनिंग में, कल इवनिंग में संभावना बन सकती है, 8 बजे से है। 8 बजे से बन सकती है ना कल? 8 बजे के बाद कोई क्लास तो नहीं होती 8 बजे से? हाँ? नहीं है ना? ऑफलाइन तो अभी क्लास भी नहीं चल रही है। अच्छा, 4 बजे से कोई क्लास होती है क्या? 4 बजे से कोई क्लास नहीं होती ना?
4 बजे से नहीं होती ना क्लास कोई तुम्हारी? 3 बजे से होती है ना, 3 बजे से हिस्ट्री की होती, 3 बजे से। 4 बजे से नहीं होती कोई। नहीं, फिर 4 से 5 लूंगा मैं कल, 4 से 5। तो एक तो वही 12:30 से 1:50 के आसपास तक चलेगी, और एक 4 से 5 लूंगा कल एक्स्ट्रा क्लास आपकी, ठीक है? क्योंकि 3 बजे आपकी होती है। 4 से 6 नहीं हो सकता, 5 बजे फाउंडेशन में क्लास होती है, मैथ फाउंडेशन बैच में, फिर वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 4 से 5 कल एक्स्ट्रा क्लास आपकी होगी, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा क्यों लगता है कि इस बार मेरा नहीं होगा? बेटा ऐसा नहीं होता, मेहनत करो, ठीक है? मेहनत करो, पॉजिटिव रहो बस। चलिए बाकी फंक्शन के बारे में बात मत करते हैं, ठीक है? 3 बार नहीं हो जाएगी ना क्लास यार, फिर एक 4 से 5 भी लेंगे, फिर 8 बजे से भी लेंगे, फिर वो ज्यादा हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी। ठीक है, 4 से 5 ले लेते हैं। सर फाउंडेशन बैच में रजिस्ट्रेशन ओपन है? रजिस्ट्रेशन तो मुझे पता नहीं है, पर आप क्या लेके करोगे यार, अब तो खत्म होने वाला वो भी। अब क्या करोगे वो लेकर उसे? ठीक है, 8 से भी बेटा लेंगे तो 1 ही घंटे के आसपास लेंगे, इससे बढ़िया मैं 4 से ले लेता हूं फिर। रात में घर भी तो जाना होता है, कैसी बातें कर रहे हो? चलो ठीक है।